दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कोटा अनकोटा और द हिंदू में छपे लेख अगेंस्ट एक्सेस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है। यह ऑडियो आर्टिकल प्रश्न पत्र 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की कोशिशों पर तब पानी फिर गया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने वाला कानून भी असंवैधानिक करार दे दिया गया। दरअसल गुजरे मार्च के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी। तब कोर्ट ने राज्यों से पूछा था कि क्या आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती है, लेकिन अब कोर्ट ने न केवल मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया है, बल्कि इंदिरा साहनी मामले पर पुनर्विचार से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को आरक्षण देने के फैसले को सही ठहराया गया था। अदालत के मुताबिक ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं जिनके आधार पर मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर मानते हुए आरक्षण दिया जाए। कोर्ट ने शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय की हिस्सेदारी को अपर्याप्त मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने पर विचार करने की बात भी कही थी, लेकिन अब कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि इंदिरा साहनी केस पर पुनर्विचार से कोर्ट ने इनकार क्यों किया? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके तहत मराठा समुदाय को कोर्ट ने आरक्षण देना उचित नहीं समझा? आइए विचार करते हैं। जानते हैं कि इस पूरे मामले पर अदालत का क्या मानना है। मराठा आरक्षण का मामला जब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, तब कोर्ट की बेंच कई सवालों के जवाब तलाशने लगी। सबसे पहला सवाल तो यही था कि क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह आरक्षण संवैधानिक है। दूसरा सवाल था कि क्या 1992 के इंदिरा साहनी फैसले पर बड़ी पीठ की ओर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। और तीसरा अहम सवाल था कि क्या राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी वर्ग को पिछड़ा घोषित करते हुए आरक्षण दे सकती हैं, या 102वें संविधान संशोधन के बाद यह अधिकार केंद्र के पास है। दरअसल इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला 1992 में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था। इसी मामले ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को बरकरार रखा था और आरक्षण में 50% की लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। कोर्ट के मुताबिक प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्ध्वाधर कोटा को 50% की सीमा तक रखा जाना जरूरी है। हालांकि अदालत ने कहा कि 50% की सीमा को असाधारण परिस्थितियों में ही लांघा जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने आरक्षण के लिए किसी समूह का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना जरूरी बताया। अदालत के सामने राज्य सरकारों की दलील थी कि इंदिरा साहनी के फैसले को पुनर्विचार के लिए 11 जजों वाली बेंच को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इसने एक तरह का मनमाना प्रतिबंध लगा रखा है और संविधान इसकी परिकल्पना नहीं करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के बाद के कुछ फैसलों में इस जजमेंट को अपवाद बनाया था। लिहाजा 5 जजों ने एक राय रखते हुए इस केस पर पुनर्विचार करने की जरूरत से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 50% का प्रतिबंध मनमाना जरूर है, लेकिन कई फैसलों में इसे आधार बनाया जा चुका है, इसलिए अब यह संवैधानिक रूप से मान्य है। अब चूंकि कोर्ट ने 50% की पाबंदी यानी इंदिरा साहनी केस को संवैधानिक रूप से वैध मान लिया था, इसलिए अब यह देखा जाना था कि क्या मराठा आरक्षण कानून इंदिरा साहनी के मामले में संविधान पीठ द्वारा विचार किए गए असाधारण परिस्थितियों में आता है या नहीं। अदालत ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पर भी गौर किया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने यह देखने का प्रयास किया कि क्या इसे असाधारण परिस्थितियों वाला केस बनाया जा सकता है। सरकार का तर्क था कि राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी 85% है और आरक्षण की सीमा केवल 50% है।
ऐसे में आरक्षण की सीमा में इजाफा होना जरूरी है, क्योंकि यह एक असाधारण परिस्थिति है। लेकिन 5 जजों ने इस तर्क से असहमति जताई। उनके मुताबिक मराठा अगड़ा वर्ग है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया तर्क असाधारण परिस्थिति के तहत नहीं आता। अब अगर 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 की बात करें तो यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। संशोधन राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने की शक्तियां भी प्रदान करता है। कई राज्यों ने संशोधन की व्याख्या पर सवाल उठाए और तर्क दिया कि यह उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाता है। बेंच ने सर्वसम्मति से 102वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इस सवाल पर मतभेद था कि क्या इससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति प्रभावित हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संविधान में हुए 102वें संशोधन से राज्य की विधायी शक्ति खत्म नहीं हो जाती। संविधान में अनुच्छेद 342A जोड़ने से अपने यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबके की पहचान की राज्य की शक्ति नहीं छीनी है। जबकि मराठा आरक्षण विरोधी कुछ वकीलों की दलील थी कि संविधान में अनुच्छेद 342A जोड़ने के बाद किसी जाति को पिछड़ा घोषित कर आरक्षण देने का हक राज्यों के पास नहीं रहा। लेकिन केंद्र ने बताया कि राज्य सरकार के पास राज्य की नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी अलग सूची होगी, जबकि संसद इस वर्ग की केवल केंद्रीय सूची बनाएगी, जो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सूची में संशोधन के संबंध में अंतिम रूप से राष्ट्रपति को फैसला लेना है। इस कार्य में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 338B के तहत गठित आयोग द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसकी सलाह राज्य द्वारा उन नीतियों के संबंध में भी मांगी जाएगी जो इसके द्वारा तैयार की जा सकती है। यदि आयोग पहचान के मामलों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है तो ऐसी रिपोर्ट राज्य सरकार के साथ साझा की जानी चाहिए, जो अनुच्छेद 338B के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटने के लिए बाध्य है। हालांकि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा ही लिया जाएगा। बहुमत जजों की राय में भी जहां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान केंद्रीय रूप से की जाएगी, वहां राज्य सरकारें सहकारी संघवाद की भावना के तहत आरक्षण की सीमा निर्धारित करने और विशिष्ट नीति बनाने की शक्ति रखती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राज्य और केंद्रीय सूची दोनों के लिए एक नई सूची प्रकाशित करनी चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार को राजनीतिक तौर पर झटका लगा है, जिस पर सरकार ने फिर से विचार करने की बात कही है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग बताया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र की आबादी में करीब 35% की हिस्सेदारी रखने वाले इस वर्ग में पिछड़ेपन जैसी कोई बात नहीं है। इसकी वजह है कि यह वर्ग महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। इस वर्ग से ताल्लुक रखने वाले कई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। महाराष्ट्र के 19 मुख्यमंत्रियों में से 13 का ताल्लुक इसी वर्ग से रहा है। राज्य के 25 में से 17 मेडिकल कॉलेज का स्वामित्व मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वालों के पास है। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय सेवा में भी मराठाओं का बोलबाला है। सामान्य श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा में 15.52% और भारतीय पुलिस सेवा में 27.85% इनकी हिस्सेदारी है। इसी तरह IFS में इस वर्ग की हिस्सेदारी 17.97% है। इसलिए मराठा वर्ग को पिछड़ा बताकर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सही नहीं है। यह बात इस आधार पर भी साफ हो जाती है कि 1979 में गठित मंडल कमीशन ने भी मराठा को अगड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा था। हालांकि यह तो केंद्रीय आयोग था, लेकिन कुछ राज्य आयोगों ने भी इस वर्ग को पिछड़ा वर्ग मानने से इनकार किया था। 1995 में गठित खत्री कमीशन और 2008 में गठित बापट कमीशन दोनों ने ही मराठा को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 3 राष्ट्रीय और 3 राज्य आयोगों ने इस वर्ग को पिछड़ा मानने से इनकार कर चुके हैं। इसके अलावा बहस इस बात पर भी थी कि मराठा अपनी आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं रखते। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
कोर्ट का साफ कहना था कि किसी वर्ग को आरक्षण देने से पहले यह नहीं देखा जाना चाहिए कि वह आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी रखते हैं या नहीं, बल्कि यह देखने की जरूरत है कि उस वर्ग विशेष की हिस्सेदारी अपर्याप्त तो नहीं है। यहाँ पर कोर्ट का तर्क संविधान की कसौटी पर इसलिए भी सही उतरता है कि अनुच्छेद 16(4) में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य उस वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी जिसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त समझेगी। हाँ, पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक राय से असहमति जरूर रखी जा सकती है और यह तार्किक भी होगा। दरअसल कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले के 50% वाली पाबंदी को मनमाना मानने के बावजूद संवैधानिक कहा। इसका आधार यह है कि पिछले कई केस में इस मामले को आधार बनाकर फैसला दिया जाता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तर्क असंगत मालूम पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह है कि यह नियम संविधान की मूल संरचना का कोई हिस्सा नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता है। कई ऐसे मामले देखे गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को ही पलट दिया है। अगर कोई सरकार एक ही नीति को साल दर साल दोहराती रहे तो उसे इस आधार पर दोष विहीन नहीं कहा जा सकता कि सरकार उस पर कई साल से अमल करती आ रही है। लिहाजा कोर्ट को चाहिए कि वह नियम के पक्ष में कोई पुख्ता तर्क लेकर सामने आए, अन्यथा हर कोई यूं ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाता रहेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में बताएं कि कोई सरकार किस परिस्थिति में किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।